अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स इन गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर। यूनिट 6 कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी को स्टार्ट लिया था हमने एबॉर्शन, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम और साथ हमने अनीमिया। ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर होगी, जिसे हम डिटेल से देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। एक्टोपिक एक्टोपिक का मतलब क्या है? आउटसाइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की लोकेशन है वो कहाँ है? वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम में है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर आके इम्प्लांटेशन होती है और वहीं से प्रेगनेंसी 9 मंथ तक कंटिन्यू करती है, आगे बढ़ती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें अगर जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग है वो अगर एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं भी आउटसाइड कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाए और वहां ग्रो करने लग जाए तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? एंडोमेट्रियम है। तो फिर ये एक्टोपिक कहीं भी हो सकती है। ये ट्यूब में भी हो सकती है, ये ओवरी में भी हो सकती है, ये सर्विक्स में भी हो सकती है और ये एब्डोमेन में भी हो सकती है। तो मोस्टली 99% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं वो ट्यूबल प्रेगनेंसीज होती हैं, ट्यूब में होती है प्रेगनेंसी। तो अब हम डिटेल से देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लेक्चर को मिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी दें कमेंट्स में कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेफिनेशन: द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्बेडेड आउटसाइड द यूट्रस। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ओवम जिसे हम एग कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम इम्बेड का मतलब है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो जाता है कहाँ? आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस के से हटकर इम्प्लांटेशन हो जाती है। एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन हो जाए तो वहीं से फिर बच्चे की और प्लेसेंटा की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फिर अगर यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, वहां पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, तो वो एक्टोपिक कहलाती है। द मेजोरिटी अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। जो मेजोरिटी है 99% एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहाँ होती हैं? वो फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। बट अदर सस्पेक्शंस भी होती है, अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के अलावा भी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। कहाँ कहाँ प्लेसेस देखते हैं? ओवरीज में हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, सर्वाइकल सर्विक्स में हो सकती है और एब्डोमिनल कैविटी में। आपके पास ज्यादातर आती है ट्यूबल प्रेगनेंसी। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, या आपसे पूछा जा सकता है ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, या ओवेरियन प्रेगनेंसी, या एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, या सर्वाइकल प्रेगनेंसी। इनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपके माइंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही आनी चाहिए। चाहे ओवेरियन प्रेगनेंसी दी गई हो, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो, सर्वाइकल प्रेगनेंसी हो या एब्डोमिनल प्रेगनेंसी आपको दी गई हो एग्जाम में, तो आप लिंक करेंगे इन सबको किससे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ही लिंक करेंगे। ये देखें, आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है। नॉर्मल साइड क्या है? ये एंडोमेट्रियम है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हुई हुई, ये देखिए यहाँ पर सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हुई है तो ये सर्वाइकल प्रेगनेंसी है। यहाँ ओवरीज के अंदर इम्प्लांटेशन हुई हुई है तो ये ओवेरियन प्रेगनेंसी है। और यहाँ ट्यूब में भी कहीं भी हो सकती है। मोस्टली जो होती है कहाँ होती है? वो एम्प्यूला में होती है, क्योंकि एम्प्यूला में ओव्यूलेशन होती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी एम्प्यूला में होता है। तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा होता ड्यू टू सम रीजन, तो वहीं पर ही अपनी इम्प्लांटेशन और ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो जो मोस्टली प्रेगनेंसीज होती हैं वो एम्प्यूला में होती हैं, बट स्थमस में भी हो सकती है और इंटस्टिशियल पार्ट में भी। फेलोपियन, ये फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट है, ये स्थमस पार्ट है, ये इंटस्टिशियल पार्ट है, ये एम्प्यूला है। तो मोस्टली एम्प्यूला में होती है।
कॉजेस, अच्छा कॉजेस, ये हम ट्यूबल प्रेगनेंसी को डिटेल्स देख रहे हैं कि ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी होती है तो हम उसे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा देती हूँ। ओवरीज में प्रेगनेंसी क्यों होती है? ओवरीज में प्रेगनेंसी इसलिए होती है कि समटाइम ऐसे होता है कि जो एग होता है वो रप्चर नहीं हो पाता, रप्चर नहीं होता, लेकिन मेच्योर अपनी मेच्योरिटी पर पूरा होता है, रप्चर होता है लेकिन ओवरी के अंदर ही। नॉर्मली एग रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है। फॉलिकल रप्चर, ये ओवेरियन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फॉलिकल रप्चर हो जाता है और जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए ओवरीज में ही चले जाते हैं और वहीं पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बहुत रेयर 99 में वन, जो 0.1% है, ऐसे केसेस होते हैं कि ओवेरियन प्रेगनेंसी हो। फेलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमन है। फेलोपियन ट्यूब के क्या कॉजेज है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जो है फेलोपियन ट्यूब पर डिस्कशन चलेगी। और आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड ही ज्यादा आता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओवरीज में क्यों हो रही है, सर्विक्स में क्यों हो रही है, एब्डोमेन में कैसे हो रही है। सर्वाइकल सर्वाइकल प्रेगनेंसी कैसे होती है? सर्वाइकल प्रेगनेंसी ऐसे होती है कि अगर कोई फीमेल है, उसकी हिस्ट्री है, ये सर्विक्स है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री है कि प्रीवियस उस फीमेल के सिजेरियन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, स्कार मार्क है। या तो सिजेरियन हुआ है या तो कोई डीएनई करवाई गई, उस फीमेल की रिपीटेड डीएनई हुई है, डीएनसी, जिसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से परफोरेशन हो गई सर्विक्स में, कहीं ना कहीं परफोरेशन मीन्स के कोई टीयर आ गया, कोई होल, कोई सुराख रह गया, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, या तो फिर कोई सर्वाइकल प्रोसीजर हुआ हुआ है। समटाइम पॉलिपेक्टमी करते हैं, सर्विक्स में पॉलिप हो जाते हैं, उन्हें काटा काटा जाता है, या बर्स कोटराइजेशन होती है। इस तरह का अगर सर्विक्स में कोई प्रोसेस प्रीवियस हुआ हुआ है तो यहाँ पर स्कार मार्क रह जाता है सर्विक्स में। तो क्या होता है, इम्प्लांट जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो आकर इस स्कार के ऊपर चिपक जाता है, बजाय एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने के वो इस स्कार पर आके चिपक जाता है, इम्बेड हो जाता है, वहीं पर ही इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी आपके पास इस तरह से होती है। और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी आपके पास कैसे होती है? एब्डोमिनल प्रेगनेंसी ऐसे होती है कि प्रेगनेंसी थी ट्यूब में, पेशेंट को पता नहीं चला, वो प्रेगनेंसी बढ़ती गई, ट्यूब रप्चर हो गई, और जो एग था वो जो प्रेगनेंसी थी वो एब्डोमेन में चली गई, और वहीं पर ही पेरिटोनियम के साथ उसने इम्प्लांटेशन अपनी स्टार्ट कर दी। ये भी बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है, बट कैन बी पॉसिबल। तो ये सिनेरियोज हैं आपके पास ओवेरियन प्रेगनेंसी, सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के। तो आगे हम देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि ज्यादा केसेस भी ट्यूबल के ही आते हैं, तो ट्यूबल आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब यहाँ हम ट्यूबल प्रेगनेंसी के कॉजेस को देखते हैं कि ट्यूब में प्रेगनेंसी क्यों रह जाती है। द जाइगोट इम्बेडेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहला कॉज तो ये है कि जो जाइगोट बनता है वो आगे मूव ही नहीं कर पाता और वहीं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्बेड इम्प्लांट हो जाता है और वहां अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है। नंबर सेकंड पर है इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होगा तो क्या होता है, ये जो आपके पास प्रेगनेंसी दिखाई गई है, देखिए यहाँ इस्टमस में है, इंटरस्टिशियल पार्ट में है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, ट्यूब में क्या था, इन्फेक्शन था, उस इन्फेक्शन ने क्या किया था, ट्यूब को ब्लॉक कर दिया। यहाँ से ट्यूब ब्लॉक थी, यहाँ तक तो पहुंच गया एग, जो फर्टिलाइज्ड एग था। अब यहाँ से आगे ट्यूब ब्लॉक थी, उसको रास्ता नहीं मिला, तो यहीं पर ही वो रुक गया, होल्ड हो गया, ब्लॉकेज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और यहीं पर उसने अपनी इम्प्लांटेशन स्टार्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब का कनेक्शन ब्लॉक था, तो यहीं पर ही इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गई। जो मोस्टली फीमेल्स में केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें ट्यूबल इन्फेक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी आ रही होती है, बट अगर ट्यूब इन्फेक्शन है, ओव्यूलेशन हो गई, तो वो फिर एक्टोपिक की उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। सर्जरी ऑफ द ट्यूब, अगर प्रीवियसली किसी पेशेंट की ट्यूब की सर्जरी हुई है, ट्यूब की सर्जरी इस तरह से हो सकती है कि इनफर्टिलिटी थी पेशेंट को, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में वो ट्यूब इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो गई है, तो ब्लॉक होने की वजह से फिर वो सर्जिकल प्रोसेस के जरिए उस ट्यूब को खोला जाता है। अगर किसी पेशेंट की कोई ऐसी ट्यूब की प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसकी ट्यूब की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी की वजह से वहाँ स्कार्स रह जाते हैं और सीलिया भी समहाउ डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एग होता है वो आगे एग को यूट्रस की तरफ कौन
प्रोपेल करता है, कौन आगे को पुश करता है? जो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उस एग को जो है मूव कर रहे होते हैं यूट्रस की तरफ। तो अगर वो एग सीलियास डैमेज हो जाए तो फिर एग आगे की तरफ मूव नहीं हो पाता। सेम इसी तरह स्मोकिंग, वो फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो चाहे हुक्का स्मोकिंग हो, स्मोकिंग की वजह से वो जो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं वो सीलिया डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया जो इस एग को मूव करते हैं, प्रोपेल करते हैं, तभी एग यहाँ पर आता है यूट्राइन कैविटी में। तो जो स्मोकिंग होती है वो इन सीलियास को डैमेज कर देती है। जब सीलियास डैमेज हो जाते हैं तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और वो फिर एग वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। एसटीडीज, सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सिफिलिस एंड गोनोरिया ये भी काफी जो है थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये इसमें भी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन हो जाता है, तो उस इंफेक्शन की वजह से भी सीलियास डैमेज होने की वजह से एग आगे को प्रोपेल नहीं हो पाता। ये थे आपके पास कॉजेज कि क्यों ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स आएंगे? सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन इन लोअर रीजन, राइट इलियक फोसा। जिस साइड पर पेशेंट को प्रेगनेंसी रहेगी जिस ट्यूब में, तो उसी साइड पर राइट इलियक फोसा उसको हम कहते हैं, जिस साइड पर इलियक फोसा के अंदर, इलियक रीजन के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स आ रही होती हैं, तो इसीलिए हम उसे इलियक फोसा कहते हैं। तो जिस साइड पर प्रेगनेंसी होगी उस साइड पर पेशेंट बहुत सीवियर पेन की कंप्लेन करेगी कि उसे पेन है। प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स, सिम्टम्स बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह होंगे क्योंकि वहां पर इम्प्लांटेशन तो हो रही है, ट्रोफोब्लास्ट भी बन रहा है, हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, तो पेशेंट को प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स ही आएंगे। एमिनोरिया, नोजिया, वोमिटिंग, पीटी टेस्ट करेगी पॉजिटिव आएगा। मास फेल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द यूट्रस, मास फील होगा जिस साइड पर प्रेगनेंसी होगी, आप पल्पेट करेंगे आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा क्योंकि वो प्रेगनेंसी वहां पर स्टॉप हुई हुई है, उसकी वजह से आपको मास फील होगा। शोल्डर टिप पेन इन केस ऑफ रप्चर एक्टोपिक, ये जो है पॉइंट समझने वाला है। रेफरल पेन ड्यू टू डायाफ्रामेटिक इरिटेशन फ्रॉम हीरोपेरिटोनियम। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर, देखिए दो टाइप की आपके पास आती है प्रेगनेंसी, एक होती है रप्चर, एक अनरप्चर। मीन्स के अनरप्चर के वो भी ट्यूब में ही पड़ी हुई है, भी रप्चर नहीं हुई, फटी नहीं है। और एक होती है कि वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है ट्यूब, प्रेगनेंसी बड़ी हो जाती है और वो ट्यूब को फाड़ देती है। तो ये पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर रप्चर एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी तो रप्चर का मेन क्लासिकल सिम्टम ये है कि पेशेंट को शोल्डर टिप पेन होगा। शोल्डर टिप पेन क्यों होगा? शोल्डर टिप पेन इस वजह से होगा कि जब ट्यूब फटेगी तो इंटरनल एब्डोमिनल ब्लीडिंग होगी, और एब्डोमिनल ब्लीडिंग, एब्डोमिन में आपके पास एक मसल पड़ा होता है डायाफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो वो डायाफ्राम के साथ नर्व कनेक्ट होती है, वो नर्व आपके पूरे आर्म्स और शोल्डर्स तक जा रही होती है। तो वो ब्लीडिंग की वजह से, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, तो वो डायाफ्राम को इरिटेट करता है, डायाफ्राम के जरिए नर्व सिग्नल के जरिए शोल्डर टिप पेन होता है। तो ये शोल्डर टिप पेन का होना एक क्लासिकल सिम्टम है कि एब्डोमिनल ब्लीडिंग है पेशेंट को। तो ये रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको ये वाला सिम्टम मिलता है। सबसे पहले ये देखिए पीए के, अगर हम पीए करते हैं पेशेंट का, पीए पे हमें क्या सिम्टम मिलता है? टेंस, टेंडर एंड रिजिड। पीए आपको जो है टेंस, टेंडर और रिजिड हार्ड मिलेगा। आपको जिस साइड पर प्रेगनेंसी होगी वो साइड टेंडर, स्वेल भी होगी, हार्ड भी होगी और पेनफुल भी होगी। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस। अगर रप्चर प्रेगनेंसी होगी, रप्चर एक्टोपिक होगी, तो अम्बलाइकल के अराउंड जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी। इस सिम्टम को कहते हैं कलन साइन। ये कलन साइन होता है, ये देखिए आपके पास ये कलन साइन है। ये रप्चर एक्टोपिक की प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल ब्लीडिंग की कंडीशन में आपके पास अम्बलाइकस के अराउंड ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसे कलन साइन कहते हैं। और ये देखें यहाँ पे आपके पास एक डायाफ्राम का भी इन्होंने सिम्टम दिया हुआ है, ये पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है आपके पास? डायाफ्राम, इंटरनल ब्लीडिंग हुई हुई है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ये डायाफ्राम के साथ एक नर्व कनेक्ट है जो आपके शोल्डर के साथ, शोल्डर की तरफ जा रही है। तो ये जो ब्लीडिंग है, इस ब्लीडिंग ने इस डायाफ्राम को क्या किया? इरिटेट किया, और इस डायाफ्राम के जरिए, इस नर्व के जरिए ये पेन रेडिएट हुआ शोल्डर की तरफ।
स्प्रेनिक नर्व कहते हैं इसे, डायाफ्राम। तो ये एब्डोमिनल ब्लीडिंग इंडिकेट कर देती है, शोल्डर टिप पेन की सिम्टम में आपको बता देती है कि ट्यूब रप्चर हुई है और एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को। ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। हमने सिम्टम्स भी देख लिए, कॉजेज भी देख लिए, साइड्स भी देख ली, सब कुछ कवर कर लिया। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें रप्चर की, आपके पास अगर पेशेंट आती है और उसकी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो आपने क्या करना है, एडमिट द पेशेंट को फौरन से एडमिट करना है। मेंटेन आईवी लाइंस, आप आईवी लाइंस मेंटेन करेंगे। रिससिटेशन का मतलब ये है कि आपने पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, तो पेशेंट को आपने रिससिटेट करना। पेशेंट जो है फ्लूइड ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं, तो फौरन से आप ब्लड तो अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बॉडी का फ्लूइड है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो उसके लिए आप आईवी लाइंस मेंटेन करके पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाते हैं। अगर पेशेंट को एसओबीज है तो आप पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप उसे रिससिटेट कर रहे हैं, स्टेबलाइज रख रहे हैं। अरेंज ब्लड इफ एच बी लेस देन 10 ग्राम, आप अगर पेशेंट का एच बी 10 ग्राम से कम होगा आप ब्लड अरेंज करेंगे। आप आईवी जो लैब्स है, लैब्स वगैरह भेजेंगे जिसमें आप क्लॉटिंग प्रोफाइल देखेंगे, एच बी परसेंट, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें देखेंगे। और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है सल्पिंजेक्टमी। सल्पिंजेक्टमी कहते हैं रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देना कहलाता है सल्पिंजेक्टमी। तो इसमें फिर जो है पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब भी रिमूव हो जाती है अगर रप्चर हो जाती है प्रेगनेंसी। सर्वाइकल प्रेगनेंसी रिमूव बाय सक्शन। अगर सर्विक्स में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं, सर्विक्स में जो प्रेगनेंसी होती है वो पीवी करने पर ही आपको प्रेगनेंसी फील हो जाती है। तो जैसे हम एमबीए करते हैं, एमबीए मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, जिसमें हम सक्शन के जरिए से उस प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करते हैं, तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी में भी हम सक्शन लगा के एमबीए के जरिए उस प्रेगनेंसी को निकाल सकते हैं। लेप्रोस्कोपी, देखिए लेप्रोस्कोपी कहते हैं एब्डोमिनल प्रोसीजर होता है जिसमें कोई एब्डोमिन पे कट वगैरह नहीं लगाया जाता। तो जो है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर के जरिए एब्डोमेन में कैमरा लगाकर उस प्रेगनेंसी को निकाल दिया जाता है। ये किस कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में होता है लेप्रोस्कोपी जब ट्यूब रप्चर नहीं हुई हुई। ट्यूब रप्चर नहीं हुई हुई होती तो फिर लेप्रोस्कोपी करके सल्पिंजोस्कोपी कर देते हैं, जिसमें जो है लेप्रोस्कोपी के जरिए कैमरा डाला जाता है एब्डोमेन में और उसमें से प्रेगनेंसी को सक कर लिया जाता है, सक्शन के जरिए प्रेगनेंसी को निकाल दिया जाता है और ट्यूब को सेव कर दिया जाता है। लेकिन अगर ट्यूब रप्चर हो गई है तो उस कंडीशन में आप फिर सेल्फ इंजेक्टमी ही करते हैं। सेल्फ इंजेक्टमी में आप ट्यूब को रिमूव करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है सेल्फिंजेक्टमी। सेल्फिंजोस्टोमी है, ये सेल्फिंजोस्टोमी है जिसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी निकालते हैं और ट्यूब को दोबारा से स्टिच कर देते हैं। ये कंडीशन वेराई करती है, अगर ट्यूब फट गई है फिर आप दोबारा ट्यूब को सेव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्यूब सेव है तो आप प्रेगनेंसी को निकाल के ट्यूब को बचा सकते हैं। और ये है सेल्फिंजेक्टमी, इसमें आप पूरी ट्यूब ही फिर अलग कर देते हैं, ट्यूब आपको पूरी निकालनी पड़ती है। ये दो प्रोसेस होते हैं, सेल्फिंजेस्टोमी और सेल्फिंजेक्टमी। सेल्फिंजेस्टोमी में आप सिर्फ प्रेगनेंसी निकालते हैं, ट्यूब सेव रहती है। सेल्फिंजेक्टमी में क्या होता है कि पूरी ट्यूब निकाल दी जाती है। देखिए सेल्फिंजो हम कह रहे हैं फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं और टोमी कट करना, तो जो कट करके निकाल देते हैं वो सेल्फिंजेक्टमी होता है। और ये लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लेप्रोस्कोपी की देखिए ये लेप्रोस्कोप है जो एब्डोमेन के ऊपर से ही एक इंस्ट्रूमेंट डाला गया है और यहाँ से प्रेगनेंसी, ये कैमरा और लाइट्स वगैरह जा रही है और यहाँ से फिर प्रेगनेंसी को सक करके निकाला जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में से। तो ये सेल्फ इंजेक्टोमी वाला प्रोसेस है, जबकि आपके पास सेल्फ इंजेक्टोमी के लिए पूरा एब्डोमेन खोलना पड़ता है क्योंकि वहां से ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी।
ये थे रप्चर। रप्चर हमने देख ली कि रप्चर में हम क्या मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम अनरप्चर प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं। अगर अनरप्चर प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट सिंगल डोज ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग। अब यहाँ पर आपके पास जो है मेडिकल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन होता है अगर प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई है, तो उसमें हम सिंगल डोज देते हैं एंटी कैंसरस ड्रग की। एंटी कैंसरस ड्रग हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कैंसरस जो एंटी कैंसरस ड्रग हम किस लिए दे रहे होते हैं, इसलिए देते हैं कि जो बॉडी में कैंसर की वजह से सेल की ओवर ग्रोथ हो रही है, एंटी कैंसरस ड्रग उन सेल की ओवर ग्रोथ को रोक देती है, स्टॉप कर देती है। तो इसमें भी क्या हो रही है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ ही हो रही है ना। ट्रोफोब्लास्टिक सेल की ग्रोथ हो रही है, जो है एम्ब्रियोनिक सेल की ग्रोथ हो रही है। तो ये एंटी कैंसरस ड्रग क्या होती है, वो जो सेल की ग्रोथ होती है उस सेल की ग्रोथ को, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को इनहिबिट कर देती है, वहीं पर ही वो ग्रोथ रुक जाती है, वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती। तो मीथोट्रेक्सेट के नाम से इंजेक्शन आता है, जो हम सिर्फ सिंगल डोज मतलब सिर्फ वन टाइम ये इंजेक्शन आईएम लगाते हैं पेशेंट को, मीथोट्रेक्सेट। ये मीथोट्रेक्सेट क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोइंग ट्रोफोब्लास्टिक सेल। तो जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल प्लासेंटल सेल्स है उनकी ग्रोथ को रोक देता है, वहीं पर आगे वो ग्रो ही नहीं करते। अब ये मीथोट्रेक्सेट ऐसे नहीं देना आपने, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर पेशेंट के ये क्राइटेरिया, ये सिम्टम्स सारे फुलफिल होते हैं, उस कंडीशन में आप मीथोट्रेक्सेट लगा सकते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया है, सीरम बीटा एचसीजी लेवल इज लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट। आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, बीटा एचसीजी का लेवल देखना है। अगर बीटा एचसीजी का लेवल 5000 से कम है तब आप मीथोट्रेक्सेट लगाएंगे, 5000 से ज्यादा है तब नहीं लगाएंगे। फीटल कार्डियक एक्टिविटी इज एब्सेंट। बच्चे की हार्ट बीट एब्सेंट होनी चाहिए। अगर बच्चे की हार्ट बीट प्रेजेंट है, आप मीथोट्रेक्सेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अगर बच्चे की हार्ट बीट प्रेजेंट होगी तो वहां पर फिर ट्यूब रप्चर हो सकती है। बच्चे की हार्ट बीट प्रेजेंट हो तब आप मिथोट्रेक्सेट नहीं लगाएंगे। साइज ऑफ गेस्टेशनल सेक इज लेस देन 4 सेंटीमीटर। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, गेस्टेशनल सेक का जो साइज है आपको 4 सेंटीमीटर से कम मिलना चाहिए। 4 सेंटीमीटर 9 to 10 वीक्स तक रहता है। तो आप इस गेस्टेशनल एज में और इस साइज में लगा सकते हैं। अगर इससे बड़ा है साइज, वीक्स ज्यादा है, तो आप नहीं लगाएंगे। वुमेन इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। इस बात का मतलब ये है कि जो फीमेल है, आपकी पेशेंट है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए। मीन्स के उसका एचबी, उसके प्लेटिलेट्स, उसके डब्ल्यूबीसी, उसके ब्लड सेल्स प्रॉपर रेंज में होने चाहिए। अगर कुछ भी कम है, डेफिशिएंट है, तो आप मिथोट्रेक्सेट नहीं लगाएंगे। If beta HCG level is not down, then perform surgical management। आपने देखना है अगर भी जो बीटा एचसीजी का लेवल है वो कम नहीं है, ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते, आप डायरेक्ट जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। मिथोट्रेक्सेट आप इन कंडीशन में लगाएंगे अगर ये चारों कंडीशन आपके पेशेंट में फुलफिल हो। इन चारों में से कोई एक चीज भी एब्सेंट है तो आप मिथोट्रेक्सेट नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। मिथोट्रेक्सेट की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। क्या कंडीशन है जिनमें आप मिथोट्रेक्सेट बिल्कुल भी नहीं लगाते, ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग पर है और उसको दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है, एक्टोपिक हो गई है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में मदर को मिथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में अल्सर का हो जाना, जख्म का हो जाना। अगर पेप्टिक अल्सर की कोई हिस्ट्री है, आप मिथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। क्रॉनिक लिवर डिजीज, पेशेंट को कोई लिवर डिजीज है, आप मिथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट, पेशेंट इम्यूनोडेफिशिएंट है, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मसला है, तो आप पेशेंट को मिथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है मिथोट्रेक्सेट की, जो आपको पता होनी चाहिए। मिथोट्रेक्सेट ऐसे नहीं देना, इसके बहुत सोच समझ कर ये डोज देनी पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मिथोट्रेक्सेट देने के लिए और किन कंडीशन में आप मिथोट्रेक्सेट नहीं देते। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, ये मिथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन है, आप इसको यही 250 mg का आप लगाते हैं आईएम, सिर्फ और सिर्फ एक ही डोज लगाते हैं पेशेंट को। ये था आपके पास मिथोट्रेक्सेट। अच्छा, आप
ने देखा, अगर मेडिकल अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, आप मीथोट्रेक्सेट पेशेंट को नहीं दे सकते और प्रेगनेंसी क्या है, अनरप्चर्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कौन सा प्रोसेस करवाएंगे? फिर आप सेल्फिंजेक्टोमी करवाएंगे। सेल्फिंजेक्टोमी की नीड नहीं है, यहाँ पर आप ट्यूब को बचा सकते हैं। सेल्फिंजेक्टोमी कैसे होगा? लेप्रोस्कोपिक के जरिए, लेप्रोस्कोप एब्डोमेन के ऊपर से लेप्रोस्कोप जाएगा और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट जाके ट्यूब के अंदर से प्रेगनेंसी को सक कर लिया जाएगा, प्रेगनेंसी को निकाल दिया जाएगा और ट्यूब सेफ रहेगी इस तरह से सेल्फिंजेक्टोमी की मदद से। तो ये आपका प्रोसेस होगा अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और इस तरह हमारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर, इनफैक्ट सेकंड ईयर में भी ये पूछा जाता है लाजमी। तो हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी को कवर कर लिया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।